हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं डॉक्टर नवीन चंद्रा और आज हम लोग हुमायूं का अध्ययन करेंगे। हुमायूं जो मुगल वंश का दूसरा बादशाह हुआ। हुमायूं का मतलब होता है भाग्यवान। हुमायूं का मतलब क्या होता है? भाग्यवान। लेकिन कहते हैं, इतिहासकारों का कहना है और इनके पूरे शासनकाल को देखते हुए यह कहा जाता है कि भाग्यवान नाम का अर्थ होने के बावजूद भी यह जीवन भर गिरते पड़ते रहे और गिरते पड़ते ही इनकी मृत्यु हो गई। यानी कि यह एक कह सकते हैं कि सब कुछ होते हुए भी एक अभागा शासक हो गए। ठीक है, इनका शासनकाल दो चरणों में देख सकते हैं हम लोग। पहला शासनकाल है 1530 से 1540 ईस्वी तक। ठीक है, उसके बाद फिर 15 वर्ष का इनका वनवास हुआ और 1555 से 1556 ईस्वी, यानी कि मात्र 6 महीने का शासनकाल होगा यहाँ पे। ठीक है, तो हम लोग दोनों को अलग अलग देखेंगे। तो प्रथम इनका शासनकाल को हम लोग देखते हैं। ठीक है, हुमायूं का पूरा नाम था नासरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। नासरुद्दीन मुहम्मद हुमायूं। इनका जन्म हुआ था 1508 ईस्वी में काबुल में। कहाँ? काबुल में। 1508 ईस्वी काबुल में। ठीक है, इनकी माता का नाम महम बेगम, जो हम लोग पिछले क्लास में ही बताया था। इनकी माता का नाम महम बेगम। इनकी एक बहन थी गुलबदन बेगम। इन्होंने एक पुस्तक लिखेगी हुमायूं नामा, जिसमें हुमायूं की जीवनी का वर्णन होगा। हुमायूं नामा। ठीक है, कहते हैं गुलबदन बेगम अपने भतीजे अकबर के कहने पर हुमायूं की जीवनी लिखने का काम करेगी और मुगल इतिहास में अपना नाम साहित्यकारों के श्रेणी में स्थापित करने का भी काम करेगी। ठीक है, कहते हैं बाबर ने जब साम्राज्य का विस्तार कर रहा था तो मात्र 12 वर्ष की आयु में उनमें हुमायूं को बाबर ने वात-ख्वासा का सूबेदार नियुक्त किया था। वात-ख्वासा का सूबेदार नियुक्त किया था। ठीक है, कहते हैं अपनी मृत्यु से पूर्व ही बाबर के 4 पुत्र थे। बाबर के कितने पुत्र थे? 4 पुत्र थे। कौन कौन? हुमायूं, कमरान, अस्करी और हिंदाल। इन चारों पुत्रों में हुमायूं सबसे ज्येष्ठ था, यानी कि सबसे बड़ा पुत्र कौन था? हुमायूं। इसीलिए अपनी मृत्यु से पूर्व ही बाबर ने अपने ज्येष्ठ पुत्र हुमायूं को अपना उत्तराधिकारी नियुक्त कर दिया था। यानी घोषित कर दिया था। उनका कहना था कि मेरे मरने के बाद मेरा पुत्र हुमायूं ही मेरे गद्दी का वारिस बनेगा। ठीक है, कहते हैं 26 दिसंबर 1930 को हुमायूं की मृत्यु हो जाती है। बाबर की मृत्यु हो जाती है। 26 दिसंबर 1930 को बाबर की मृत्यु हो जाती है। लेकिन इसके 4 दिन के बाद हुमायूं गद्दी पर बैठता है। 4 दिन के बाद। ठीक है, कहते हैं इसके पीछे जो विलंब हुआ, इसके पीछे एक कारण था, एक षड्यंत्र था। क्योंकि बाबर का जो वजीर था निजामुद्दीन अली मुहम्मद खलीफा, वह षड्यंत्र कर दिया और वह षड्यंत्र के तहत उसने बाबर के एक रिश्तेदार मेहदी ख्वाजा को आगरा की गद्दी पर बैठाना चाहता था तथा मुगल का अगला बादशाह बनाना चाहता था। लेकिन कहते हैं उसका यह षड्यंत्र क्या हो गया? विफल हो गया। जब उसे अपना जीवन खतरे में लगने लगा तो उसने हुमायूं का समर्थन कर दिया, जिससे हुमायूं की गद्दी कब हुई? 1530 दिसंबर। ठीक है, तो किसी प्रकार यहाँ हुमायूं को गद्दी मिल गई, षड्यंत्रों से इसको छुटकारा मिल गया। लेकिन हुमायूं यहाँ पर फिर एक गलती कर बैठेगा। कहते हैं हुमायूं काफ़ी दयालुशील व्यक्ति था। वह माफ़ी मांगने पर दुश्मन को भी माफ़ कर देता था। वही इसकी जो अच्छाई की प्रवृत्ति थी, वही आपको हुमायूं को ले डूबेगा और इसे ऐसा आएगा कि 15 वर्षों का वनवास भी झेलना पड़ेगा हुमायूं को, सिर्फ इसकी वही माफ़ीनामा यानी कि
आवश्यकता से अधिक दयालु होना, ये हुमायूं की क्या थी? अच्छाई थी। किसी व्यक्ति की अच्छाई होती है दयालुता होना, लेकिन यह इसकी अच्छाई इसको क्या कर दिया, इसकी इसको गद्दी से उतारने का काम किया। ठीक है, यानी कि राजपाट सब चला गया। कहते हैं हुमायूं ने अपने भाइयों के बीच में अपने साम्राज्य का बंटवारा कर दिया। जब बाबर की मृत्यु हो रही थी तो उसने हुमायूं को कहा था कि अपने भाइयों का ख्याल रखना और अपने भाइयों के साथ उचित व्यवहार करना। और अब जो मुगल संस्कृति में थी कि संपत्ति का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया जाता था, तो हुमायूं ने क्या किया, पूरे साम्राज्य का बंटवारा कर दिया अपने भाइयों के बीच, जो इसकी सबसे बड़ी गलती हो। और मुगल वंश का ये पहला और अंतिम शासक था जिसने अपने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया था। ठीक है, तो आइए देखते हैं अपने साम्राज्य का बंटवारा कैसे कैसे किया था। हुमायूं ने साम्राज्य का बंटवारा अपने भाइयों के बीच में किया था। ठीक है, तो कमरान को हुमायूं ने काबुल और कंधार दिया। देख रहे हैं ना, काबुल और कंधार किसके हवाले गया? कमरान के। असगरी को कौन सा क्षेत्र मिला? संभल। हिंदाल को अलवर। और उसने अपने चचेरे भाई सुलेमान को वो राजा बनने से, बादशाह बनने से पहले जहाँ का गवर्नर था, सूबेदार था, बदख्वसा, वहाँ की जागीरें दे दी। ठीक है, इतना होने के बाद भी इसने अपने भाइयों के साथ जो सहानुभूतिपूर्ण रवैया अपनाया, इसके बावजूद भी इसके भाई कमरान ने काबुल कंधार तो इसको मिला ही मिला, प्लस में इसने पंजाब पर भी अधिकार कर लिया। अपने भाई के विरोधी होते माने हुमायूं के विरोध करते रहने पर भी कमरान ने पंजाब पर अधिकार कर लिया। तो हुमायूं ने क्या किया, यहाँ भी इसको माफ कर दिया, पंजाब उसके हवाले रहने दिया, जो कि हुमायूं की सबसे बड़ी गलती थी। तो भी इतने अपने भाइयों के बीच में वो प्रदेश रहने दिया। ठीक है, देख रहे हैं यहाँ पर हुमायूं मुगल शासकों में एकमात्र शासक था जिसने अपने भाइयों में साम्राज्य का विभाजन किया था, जो उसकी असफलता का बहुत बड़ा कारण बना। देख रहे हैं ना, यही साम्राज्य के विभाजन के कारण हुमायूं को दर दर भटकना पड़ेगा। कहते हैं जब इसने अपने भाइयों के बीच में साम्राज्य का बंटवारा कर दिया तो उसके बाद इन्होंने साम्राज्य के विस्तार के लिए सैन्य अभियान शुरू किया। हुमायूं का सैन्य अभियान। ठीक है, तो हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान था कालिंजर का अभियान। कब? 1531 ईस्वी में। 1531 ईस्वी में हुमायूं ने कालिंजर का अभियान किया। देख रहे हैं ना, हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान। कालिंजर का अभियान हुमायूं ने गुजरात के शासक बहादुर शाह के प्रभाव को कम करने के लिए किया था। ऐसे कालिंजर का जो शासक था, कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। कालिंजर का शासक कौन था? प्रताप रुद्रदेव। लेकिन प्रताप रुद्रदेव और बहादुर शाह के बीच आपसी सांठगांठ थी। यही कारण है कि कालिंजर पर हुमायूं का प्रथम सैन्य अभियान होगा ताकि बहादुर शाह का प्रभाव कम हो सके। कहते हैं वहाँ से बहुत सारी संपत्ति लेकर हुमायूं लौटा था आगरा। उसके बाद दूसरा महत्वपूर्ण युद्ध होगा दोहरिया का युद्ध। 1532 ईस्वी में। 1532 ईस्वी में हुमायूं का दूसरा अभियान होगा, सैन्य अभियान दोहरिया का युद्ध, जिसमें प्रथम बार हुमायूं का सामना होगा अफगानियों के साथ, और अफगानी सेना का नेतृत्व कर रहा होगा वो होगा महमूद लोदी। देख रहे हैं यहाँ पर हुमायूं का पहला मुकाबला अफगानियों के साथ। पहला मुकाबला, यहाँ पर लिखना थोड़ा इधर उधर हो गया है। हुमायूं का अफगानियों के साथ पहला मुकाबला। ठीक है,
अफगान सेना का नेतृत्व कौन कर रहा था? तो महमूद लोदी, जिसमें महमूद लोदी की पराजय होगी। ठीक है, अब आते हैं अगला अभियान। हुमायूं का अगला अभियान था चुनार का घेरा। चुनार का किला काफ़ी प्रसिद्ध किला है। इस पर यह 1532 में हुआ था, चुनार का घेरा। चुनार के किला पर शेर खां का कब्जा था। शेर खां जो आगे चल कर के भारतीय इतिहास में शेरशाह के नाम से प्रसिद्ध होगा। तो चुनार के किला पर किसका कब्जा था? शेर खां का कब्जा था। कहते हैं हुमायूं ने यहाँ पर 4 महीनों तक चुनार के किलों को चारों तरफ से घेर लिया। उसके बाद जब शेर खां को जब कोई और चीज़ नहीं सूझा तो उसने हुमायूं के साथ संधि का प्रस्ताव रखा। कहते हैं हुमायूं ने इस संधि को मान लिया, प्रस्ताव को मान लिया और संधि किया, और चुनार का किला शेर खां के हवाले ही रहने दिया। ये हुमायूं की फिर से एक गलती हो जाएगी, यानी कि हुमायूं पॉइंट दर पॉइंट गलती करते रहेगा। चुनार का किला शेर खां के हवाले रहने दिया, बदले में शेर खां ने अपने पुत्र कुतुब खां और अफगानी सैनिकों का एक टुकड़ी को हुमायूं के सेवा में भेज देगा। लेकिन हुमायूं की सबसे बड़ी गलती होगी, वो चुनार का किला को शेर खां के पास रहने देगा। ठीक है, देख रहे हैं ना, शेर खां ने संधि किया, हुमायूं और शेर खां के बीच संधि हुआ, और संधि के तहत अपने पुत्र कुतुब खां को अफगानी सेना की एक टुकड़ी के साथ हुमायूं के सेवा में भेजना स्वीकार किया। देख रहे हैं ना, कहते हैं यह आपको शेर खां की एक कुटिल चाल थी, क्योंकि मौका पड़ते ही वो अपने पुत्र को हुमायूं के सेवा से वापस बुला लेगा और अंततः हुमायूं शेर खां से पराजित होगा। देखेंगे अगला अभियान है, उससे पहले हम लोग देख लेते हैं अगला अभियान, बहादुर शाह से युद्ध। गुजरात के शासक बहादुर शाह से युद्ध होगा 1535 और 36 ईस्वी में। 1535-36 ईस्वी में हुमायूं का बहादुर शाह से युद्ध होगा। कहते हैं गुजरात का शासक बहादुर शाह भी अपने राज का विस्तार कर रहा था। गुजरात का शासक बहादुर शाह अपने राज के विस्तार के लिए सैन्य अभियान कर रहे थे, जिसमें उसने रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीता था। देख रहे हैं ना, रायसीन के महत्वपूर्ण किलों को जीता था, और यही नहीं, उसने मेवाड़ को संधि करने के लिए भी विवश किया था और काफी भारी भरकम रकम लिया था। मेवाड़ को संधि करने के लिए विवश किया था। ये वही मेवाड़ है जहां का शासक राणा संगा हुआ करता था। और जिस समय बहादुर शाह ने वहां आक्रमण किया तो मेवाड़ में सिसोदिया वंश के जो शासक थे उस समय विक्रमादित्य थे। कौन थे? विक्रमादित्य, जो काफी कम उम्र का था, और उनकी माता थी राजमाता कर्णावती। अब आप लोग को नाम सुना सुना लग रहा होगा, राजमाता कर्णावती, जो विक्रमादित्य के बदले में शासन कार्य संभाल रही होती है। जब बहादुर शाह ने मेवाड़ पर आक्रमण किया, चित्तौड़ के किले पर आक्रमण किया, तो कहते हैं कर्णावती ने हुमायूं के पास राखी भिजवाई थी और सहायता का प्रार्थना की थी। कहते हैं हुमायूं ने एक बहुत भारी भरकम सेना लेकर कर्णावती के सेवा के लिए आ भी रहा था, सहायता के लिए आ भी रहा था। लेकिन बहादुर शाह ने फिर यहाँ कूटनीतिक चाल चली। उसने हुमायूं के पास खबर भिजवाया कि काफिरों के देश को आप मदद करने जा रहे हैं, मतलब गैर मुस्लिमों ऐसे माने व्यक्ति को आप हेल्प कर रहे हैं जो मुस्लिम नहीं है, जबकि आप भी मुस्लिम और हम भी मुस्लिम हैं। यानी कि बहादुर शाह का कहना था कि काफिरों को मदद करना कुरान के और शरीयत के खिलाफ है। देख रहे हैं ना, कहते हैं हुमायूं यहाँ से वापस लौट गया। उसने कर्णावती को सहायता नहीं पहुँचाई, जिससे आपको बहादुर शाह ने मेवाड़ को संधि करने के लिए, अपमानजनक संधि करने के लिए विवश किया था। यहाँ पर हुमायूं फिर गलती करेगा, हुमायूं फिर यहाँ पर गलती कर गया। अगर वह बहादुर शाह को यहाँ पर रोकता,
तो मेवाड़ मुगल का एक दोस्त राज होता, जिससे काफ़ी फायदा होता। ठीक है, लेकिन हुमायूं ने यहाँ पर बहुत बड़ी गलती कर दी फिर से। बहादुर शाह जो गुजरात के शासक थे, उसने तोपखाना का एक बहुत ही अच्छा तोपखाना भी तैयार किया था, जिसमें अधिकारी थे तुर्की के प्रसिद्ध तोपची रूमी खां। रूमी खां की सहायता से बहादुर शाह ने एक अच्छा तोपखाना भी तैयार किया था, जिससे किलों को जीतना आसान हो गया था, क्योंकि उस समय जो किले होते थे काफ़ी मजबूत होते थे, बिना तोप की सहायता से जीतना काफ़ी असंभव था। ठीक है, अब आते हैं शेर खां का उत्कर्ष। 1534 ईस्वी में शेर खां ने 1534 ईस्वी में शेर खां ने सूरजगढ़ विजय कर लिया, विजय कर लिया। और 1536 ईस्वी में बंगाल पर आक्रमण कर बहुत सारी संपत्ति को वहाँ से लूटा और अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया, अपनी शक्ति को बढ़ाया। देख रहे हैं, उनको संपत्ति भी हाथ लग रहा है, राज का विस्तार भी हो रहा है, यानी कि शेर खां अपनी शक्ति का दिन प्रतिदिन विस्तार करते जा रहा है। और हुमायूं चुप बैठा था, लेकिन जब उसने बंगाल पर आक्रमण किया तो हुमायूं को अपनी गलती का एहसास हो गया और वह शेर खां के पीछे निकल पड़ा। एक भारी भरकम सेना लेकर शेर खां के पीछे निकल पड़ा। लेकिन शेर खां भी चालाक था। जब हुमायूं ने चुनार के किले पर घेरा किया, 1538 ईस्वी में हुमायूं ने चुनार के किलों को घेर दिया। पहले घेरा, कहते हैं शेर खां के पुत्र कुतुब खां ने 6 महीना तक हुमायूं को किला जीतने नहीं दिया। तब तक यहाँ पर शेर खां को मौका मिल गया और उसने अपनी बहुत सारी संपत्ति को जो उसके पास था, तब तक शेर खां रोहतासगढ़ के किले को जीतकर अपनी सारी संपत्ति को वहाँ छिपा दिया। हुमायूं जब तक चुनार का किला जीता तब तक शेर खां कहाँ आ चुका था? रोहतासगढ़ का किला। फिर हुमायूं जब बंगाल जाएगा तो फिर यहां पर शेर खां कुटिल चाल चलेगा और आगरा और बंगाल के बीच का जो मार्ग था वहां आके बैठ जाएगा बीच में शेर खां। यानी कि रसद की आपूर्ति, संचार की आपूर्ति, सहायता की जो आपूर्ति का जो मार्ग था उसको ही काटने का काम करेगा शेर खां। और शेर खां जो काटेगा रास्ता, तब यहाँ पर गलती का एहसास होगा हुमायूं को कि मैंने एक बहुत भयंकर भूल कर दी है। और हुमायूं के भाइयों के बीच में आपसीपन नहीं था। कहते हैं भाई लोग भी चाह रहे थे कि हुमायूं की क्या हो जाए? पराजय हो जाए, ताकि आगरा की सत्ता हमें मिल जाए। ठीक है, कहते हैं हुमायूं तेजी से आगरा की तरफ बढ़ा, लेकिन होनी को कौन टाल सकता है? 1539 ईस्वी में कर्मनासा नदी के किनारे, कौन सा नदी? कर्मनासा नदी के किनारे चौसा के मैदान में चौसा का युद्ध हुआ शेर खां और हुमायूं के बीच। किसके बीच? शेर खां और हुमायूं के बीच, जिसमें हुमायूं की पराजय हो गई और शेर खां की जीत हो गई। कहते हैं हुमायूं अपने जान को बचाने के लिए घोड़े सहित नदी में कूद पड़ा और जहाँ पर उसे एक भिश्ती, जिसका नाम इतिहासकारों के द्वारा कहा जाता है कि शमसुद्दीन, कहीं कहीं किताब में वहाँ निजाम भी रहता है। ठीक है, तो एक भिश्ती ने हुमायूं की जान बचाई। कहते हैं हुमायूं जब आगरा पहुंचा तो उसने भिश्ती को आगरा के दरबार में बुलाया और उसे ऑफर किया, जो मांगना है मांग लो, क्योंकि ये तो क्या था? आगरा का शासक था। तो कहते हैं उस भिश्ती ने कुछ नहीं मांगा, बोला कि एक राजा की जिंदगी, एक बादशाह की जिंदगी कैसी होती है वो हमको देखना है। तो कहते हैं हुमायूं
चूंकि इसके आसान तले दबा हुआ था, इसलिए हुमायूं ने उस भिश्ती को, उस निजाम को, उस शमसुद्दीन को, तीनों एक ही नाम है, को एक दिन का बादशाह बना दिया और उसके नाम का खुतबा पढ़वा दिया। एक दिन का बादशाह कौन हुआ, यहां पर नोट करेंगे आप लोग, एक दिन का बादशाह, भिश्ती, शमसुद्दीन या निजाम, ऑप्शन में जो भी है आप वो अपना करेंगे, ठीक है। तो एक दिन का बादशाह कौन हुआ, और यही नहीं, उसके नाम से बजाबते चमड़े का सिक्का भी चलवाया गया, जो इतिहास में एक अलग यूनिक है, चमड़े का सिक्का भी चलाया, ठीक है। और चूंकि वो हार गया था, आगरा में चला गया था, और इधर शेर खां शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया, शेरशाह की उपाधि धारण कर लिया। एग्जाम में बराबर पूछे जाते हैं कि शेर खां ने शेरशाह की उपाधि धारण कब की, तो चौसा के युद्ध के बाद की और कन्नौज के युद्ध से पहले की, ठीक है। और यही नहीं, शेरशाह की उपाधि धारण की तो की, उसने अपने नाम का खुतबा भी पढ़वाया, और सिक्के भी ढलवाए, उसने अपने नाम का खुतबा पढ़वाया और सिक्के भी ढलवाने का काम किया। फिर एक साल के बाद 1540 ईस्वी में बिलग्राम या कन्नौज का युद्ध होगा, हुमायूं और शेरशाह के बीच। कहते हैं यहाँ पर हुमायूं का जो पराजय का जो क्रम होगा नहीं टूटेगा, जबकि यहाँ पर हुमायूं के साथ उसका भाई अस्करी और हिंदाल भी साथ था, ठीक है। हुमायूं के साथ उसका भाई अस्करी और हिंदाल भी साथ था, कमरान साथ में नहीं था, किंतु फिर भी यहाँ पर शेरशाह जीत जाएगा और आगरा की सत्ता पर अब कब्जा हो जाएगा। आगरा और दिल्ली की सत्ता पर किसका कब्जा हो जाएगा अब, शेरशाह का। यानी कि भारतीय इतिहास में फिर भी एक बार तख्ता पलट होगा और दिल्ली और आगरा पर अफगानियों की सत्ता एक बार फिर से कायम हो जाएगी, जो 15 वर्षों तक चलेगी। इन 15 वर्षों तक अब हुमायूं क्या करेगा, निर्वासित जीवन व्यतीत करेगा। हुमायूं पराजय के बाद सिंध चला गया। कहाँ चला गया, सिंध चला गया, जहां पर 15 वर्षों तक निर्वासित जीवन व्यतीत किया। और फिर से हुमायूं उठ खड़ा होगा और एक एक करके अपने भाइयों को पराजित करते करते, छोटे से राज से बड़ा राज करके, उसके बाद सूरी वंश के अंतिम शासक को पराजित करके फिर से आगरा के गद्दी पर काबिज होगा। तो इस विषय का अध्ययन करेंगे हम लोग हुमायूं के दूसरे शासनकाल के तहत दूसरे वीडियो में, ठीक है।